एकेडमिक देव चैनल पर आप सबका स्वागत है। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो आज हम लोग बातचीत करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस कक्षा 7, जो कि हम लोग अध्याय 5 पढ़ेंगे, जिसमें है औरतें ने बदली दुनिया। इस चीज़ के बारे में बातचीत करेंगे और कुछ समझने की कोशिश करेंगे। देखते हैं कि इस अध्याय में हमको क्या सीखने को मिलता है। चलिए स्टार्ट करते हैं तब। औरतों ने बदली दुनिया। पिछले अध्याय में हमने देखा कि किस तरह महिलाओं द्वारा किया जाने वाला घर का काम ही नहीं माना जाता है। इसमें यह भी पढ़ा कि घरेलू काम और परिवार के सदस्यों को देखभाल करना पूरे समय का काम है और इस कार्य को आरंभ और समाप्त करने का कोई निश्चय समय भी नहीं है। इस अध्याय में हम घर के बाहर के कामों को देखेंगे और समझेंगे कि कैसे कुछ व्यवसाय महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों के लिए अधिक उपयुक्त समझे जाते हैं। हम यह भी ज्ञात करेंगे कि समानता प्राप्त करने के लिए स्त्रियों ने कैसे संघर्ष किए। पहले भी और आज भी शिक्षा प्राप्त करना एक ऐसा तरीका है जिससे महिलाओं के लिए नए अवसर निर्मित किए जा सकते हैं। साथ ही एक अध्याय में हम हाल ही के वर्षों में महिला आंदोलन द्वारा भेदभाव को चुनौती देने के लिए किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के प्रयत्नों के बारे में भी संक्षेप में जानेंगे। कम अवसर और कठोर अपेक्षाएं। क्या बोलता है? कम अवसर और कठोर अपेक्षाएं। रोजी मैडम की कक्षा के अधिकांश बच्चों ने नर्स के लिए महिलाओं के और पायलट के रूप में पुरुषों के चित्र बनाए। ऐसा उन्होंने इस कारण किया कि उन्हें लगता है कि घर के बाहर भी महिलाएं कुछ खास तरह की काम ही अच्छी तरह कर सकती है। उदाहरण के लिए, बहुत से लोग मानते हैं कि महिलाएं अच्छी नर्स हो सकती है क्योंकि वे अधिक सहनशील और विनम्र होते हैं। इसे परिवार में स्त्रियों की भूमिका के साथ साथ मिलाकर देखा जाता है। इसी प्रकार से माना जाता है कि विज्ञान के लिए तकनीकी दिमाग की जरूरत होती है और लड़कियों और महिलाएं तकनीकी कार्य करने की क्षमता नहीं होती। अनेक लोग इस प्रकार की रूढ़िवादी धारणाओं में विश्वास रखते हैं। इसीलिए बहुत सी लड़कियों को डॉक्टर व इंजीनियर बनाने के लिए अध्ययन करने और प्रशिक्षण लेने के लिए वह सहयोग नहीं मिल पाता है जो लड़कों को मिलता है। अधिकांश परिवारों में स्कूली शिक्षा पूरी हो जाने के बाद लड़कियों को इस बात के लिए प्रेरित किया जाता है कि वे शादी को अपने जीवन को मुख्य लक्षण मान लें। यह समझना आवश्यक है कि हम ऐसा समाज में रह रहे हैं जहां सभी बच्चों को अपने चारों ओर की दुनिया के दबावों का सामना करना पड़ता है। कभी यह दबाव बड़ों की अपेक्षाओं के रूप में होता है, तो कभी यह हमारे अपने ही मित्रों के गलत तरीकों से चिढ़ाने के कारण पैदा हो जाता है। लड़कियों पर ऐसी चलिए दोस्तों, इस बॉक्स को पढ़ते हैं। इस बॉक्स में कहना क्या चाहता है तो देखते हैं। तो कहता है रूढ़ियों को तोड़ता है। रेल का इंजन आदमी चलाते हैं, पर झारखंड के एक गरीब आदिवासी परिवार की 27 वर्षीय महिला लक्ष्मी लाकड़ा ने इस धारा को रुख बदल दिया। उत्तरी रेलवे की वह पहली महिला इंजन चालक है।
क्या बोला, उत्तरी रेलवे की वह पहली महिला इंजन चालक हैं। कहता लक्ष्मी के माता पिता बड़े पढ़े लिखे नहीं हैं, पर उन्हें अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए बहुत संघर्ष किया। लक्ष्मी की शिक्षा एक सरकारी स्कूल में हुई। स्कूल में पढ़ने के साथ साथ लक्ष्मी घर के कामों व अन्य जिम्मेदारियों के साथ भी बांटती रही। उसने मन लगाकर और मेहनत से पढ़ाई की और स्कूल पूरा करके इलेक्ट्रॉनिक्स में डिप्लोमा अर्जित किया। फिर वह रेलवे बोर्ड की परीक्षा में बैठी और पहली ही कोशिश में उत्तीर्ण हो गई। लक्ष्मी कहती है कि मुझे चुनौतियों से खेलना पसंद है, और जैसे ही कोई यह कहता है कि फला काम लड़कियों के लिए नहीं है, मैं उसे करके रहती हूँ। लक्ष्मी के जीवन में ऐसा करने के अनेक अवसर आए। जब वह इलेक्ट्रॉनिक्स करना चाहती थी, जब उसे पॉलिटेक्निक में मोटरसाइकिल चलाई, और जब उसने तय किया कि वह इंजन ड्राइवर बनेगी। तो इसका दृष्टिकोण सीधा साधा है। जब तक मुझे मज़ा आ रहा है और मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रही हूँ, और मैं अच्छे से रह पा रही हूँ और अपने माता पिता की मदद कर पा रही हूँ, तो मैं अपनी तरीके से क्यों न जीऊँ। तो नौकरी प्राप्त करने के लिए दबाव होता है, जिससे उन्हें अधिक वेतन मिले। यदि वे दूसरे लड़कियों की तरह व्यवहार नहीं करते हैं तो इन्हें चिढ़ाया जाता है और धोस दी जाती है। और आपको याद होगा कि कक्षा 6 की पुस्तक में अपने पढ़ा था कि लड़कियों को बचपन से ही दूसरों के सामने रोने पर चिढ़ाया जाता है। अब कहता है परिवर्तन के लिए सिखाना। स्कूल जाना आपके जीवन का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। जैसे जैसे स्कूलों में हर साल अधिक संख्या में बच्चे प्रवेश ले रहे हैं, हम सोचने लगते हैं कि सब बच्चों के लिए स्कूल जाना एक साधारण बात है। आज हमारे लिए यह कल्पना करना भी कठिन है कि कुछ बच्चों के लिए स्कूल जाना और पढ़ना पहुंच के बाहर की बात या अनिश्चित बात भी मानी जा सकती है। परंतु अतीत में लिखना और पढ़ना कुछ लोग ही जानते थे। अधिकांश बच्चे वही काम सीखते थे जो उनके परिवार में होता था या उनके बुजुर्ग करते थे। लड़कियों की स्थिति और भी खराब थी। उन समाजों में जहां लड़कियों को पढ़ाना लिखाना सिखाया जाता था, लड़कियों को अक्षर तक सीखने की अनुमति नहीं थी। यहाँ तक कि उन परिवारों में भी जहाँ कुम्हारी, बुनकरी, वस्त्र बुनना और हस्तकला सिखाई जाती थी, यह धारणा थी कि लड़कियों और औरतों का काम केवल सहायक करने तक ही सीमित है। उदाहरण के लिए कुम्हार के व्यवस्था में स्त्रियां मिट्टी एकत्रित करती थी और बर्तन बनाने के लिए उसे तैयार करती थी। चूँकि वे चाक नहीं चलाती थी, इसीलिए उन्हें कुम्हार नहीं माना जाता था। 19वीं सदी में लगभग 2000 वर्ष पूर्व शिक्षा के बारे में कई नई विचारों ने जन्म लिया। विद्यालय अधिक प्रचलन में आ गए और वे समाज में जिन्होंने स्वयं कभी पढ़ना लिखना नहीं सीखा था, अपने बच्चों को स्कूल भेजने लगे। तब भी स्कूलों की शिक्षा को लेकर बहुत विरोध हुआ। इसके बावजूद बहुत सी स्त्रियों और पुरुषों ने बालिकाओं के लिए स्कूल खोलने के लिए प्रयत्न किए। स्त्रियों ने पढ़ना लिखना सीखने के लिए संघर्ष किए। आइए हम
सुंदरी देवी जो 1890 का अनुभव पर हैं, जो 200 वर्ष पूर्व पश्चिम बंगाल में पैदा हुई थी। 60 वर्ष की अवस्था में उन्होंने बंगाली भाषा में अपनी आत्मकथा लिखी। उनकी पुस्तक क्या था? अमर जीबोने किसी भारतीय महिला द्वारा लिखित पहली आत्मकथा से सार सुंदरी देवी एक धनवान जीवदार परिवार की गृहिणी थी। उस समय लोगों का विश्वास था कि यह लड़की लिखती पढ़ती है तो वह पति के लिए दुर्भाग्य लाती है और विधवा हो जाती है। इसके बावजूद उन्होंने अपनी शादी के बहुत समय बाद स्वयं ही छुप छुप कर लिखना पढ़ना सीखा। मैं अत्यंत सबरे ही काम करना शुरू कर देती थी और उधर आधी रात को हो जाने के बाद भी काम में लगी रहती थी। बीच में भी विश्राम नहीं होता था। उस समय मैं केवल 14 वर्ष की थी। मेरे मन में एक अभिलाषा पनपने लगी। मैं पढ़ना सीखूंगी और एक धार्मिक पांडुलिपि पढ़ूंगी। मैं अभागी थी। उन दिनों स्त्रियों को नहीं पढ़ाया जाना था। बाद में मैं स्वयं ही अपने विचारों का विरोध करने लगी। मुझे क्या हो गया है? स्त्री पढ़ती नहीं है, फिर मैं कैसे पढ़ूंगी? फिर मुझे एक स्वप्न आया। मैं चेतना भावना एक संत का जीवन पर रही थी। बाद में दिन के समय जब मैं रसोई में बैठी हुई भोजन कर रही थी, मैंने अपने पति को सबसे बड़े बेटे से कहते हुए सुना, विपिन, मैंने अपने चैतन्य भागवत यहाँ छोटी सी है। जब मैं इसे पाऊंगी तुम इसे अंदर ले आना। वे पुस्तक बड़ी छोड़कर चले गए। जब पुस्तक अंदर रख दी गई, मैंने चुपके से उसका एक पन्ना निकाल लिया और सावधानी से इसे छुपा लिया। इसे छुपाकर भी एक बड़ा काम था, क्योंकि किसी को भी वह मेरे हाथ में नहीं दिखना चाहिए था। मेरा सबसे बड़ा बेटा उस समय तार के पत्तों पर लिखकर अक्षर बनाने का अभ्यास कर रहा था। उसमें से भी मैंने एक छिपा लिया। जब मौका मिला मैं जाती और उस पन्ने के अक्षरों का मिसाल अपने याद के लिए गए अक्षरों से करती। मैंने उस शब्दों का भी मिलान करने की कोशिश की जो मैंने दिन भर में सुनती रहती थी। अत्यधिक यत्न और कोशिशों में एक लंबे समय के बाद मैंने पढ़ना सीख सकी। रास सुंदरी देवी की अक्षर ज्ञान के अन्य चेतना भागवत पढ़ने का अवसर दिया। स्वयं अपने लेखन से उन्होंने संसार को उस समय की स्त्रियों के जीवन के बारे में जानने का एक अवसर दिया। राम सुंदरी देवी ने अपनी दैनंदिन जीवन के अनुभवों को विस्तार से लिखा है। ऐसे भी दिन होते थे जब उन्हें दिन भर में क्षण भर का भी विश्राम नहीं मिलता था। इतना समय भी नहीं कि वे जरा बैठकर कुछ खास ही ले। अब हम लोग सीखेंगे वर्तमान समय में शिक्षा और विद्यालय। वर्तमान समय में शिक्षा और विद्यालय कहते हैं, आज के युग में लड़के और लड़कियां विशाल जनसंख्या में विद्यालय जा रहे हैं, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि लड़कियों और लड़कों की शिक्षा में अंतर है। भारत में हर 10 वर्ष में जनगणना होती है। अब एक पॉइंट यहाँ अब पूछ लेगा, भारत में कितने वर्ष में जनगणना होती है? तो क्या कहोगे? हर 10 वर्ष में जनगणना होती है, जिसमें पूरे देश की जनसंख्या की गणना की जाती है। इसमें भारत में रहने वालों के जीवन के बारे में भी
विस्तृत जानकारी एकत्रित की जाती है, जैसे उसकी आयु, पढ़ाई, उनके द्वारा किए जाने वाले काम आदि। इस जानकारी का इस्तेमाल हम अनेक बातों के आकलन के लिए करते हैं, जैसे शिक्षित लोगों की संख्या तथा स्त्री और पुरुषों का अनुपात 1961 की जनगणना के अनुसार सब लड़कों और पुरुषों 7 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के या का 40% शिक्षित था, अर्थात वे कम से कम अपना नाम लिख सकते थे। इसकी तुलना में लड़कियों तथा स्त्रियों का केवल 15% भाग शिक्षित था। 2011 की जनगणना के अनुसार लड़कों व पुरुषों की यह संख्या बढ़कर 82% हो गई है। शिक्षित लड़कियों तथा स्त्रियों की संख्या 65%। इसका आशय यह हुआ कि पुरुषों और स्त्रियों दोनों के बीच ऐसे लोगों का अनुपात बढ़ गया कि जो पढ़ लिख सकते हैं और जिन्हें कुछ हद तक शिक्षा मिल चुकी है। लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं कि अब भी स्त्रियों की तुलना में पुरुषों का प्रतिशत अधिक है। इसके बीच का अंतर अभी समाप्त नहीं हुआ है। नीचे दिए गए तालिका में विभिन्न वर्गों के उन लड़कों व लड़कियों का प्रतिशत दर्शाया गया है जो बीच में ही विद्यालय छोड़ देते हैं। अनुसूचित जाति, जो आप एससी का मतलब पूछते हैं ना, तो एससी का मतलब क्या? अनुसूचित जाति, ठीक है। अनुसूचित जनजाति एसटी, अनुसूचित जनजाति एसटी में आता है कि लड़के और लड़कियों इसमें शामिल हैं। तो इस तालिका को देख के आप समझने की कोशिश करना कि इस तालिका में कहना क्या चाहता है। तो दोस्तों, हम इतना समझते हैं कि आप लोग बहुत ही समझदार हैं। इस तालिका को देख के आप जरूर समझ जाएंगे, तो इसलिए हम आगे बढ़ते हैं। संभवतः आपने ऊपर दी गई तालिका में इस बात पर ध्यान दिया होगा कि सब लड़कियों की श्रेणी की तुलना में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की लड़कियों की स्कूल छोड़ने की दर अधिक है। इसका अर्थ यह हुआ कि दलित व आदिवासी पृष्ठभूमि की लड़कियों के स्कूल में रहने की संभावना कम रहती है। वर्ष 2011 की जनगणना से यह भी पता चलता है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति लड़कियों की अपेक्षा मुस्लिम लड़कियों की प्राथमिक शिक्षा पूरी करने की संभावना और भी कम रहती है। मुस्लिम लड़कियां स्कूल के लगभग 3 वर्ष रह पाती है, जबकि अन्य समुदायों की लड़कियों स्कूल में 4 वर्ष का समय बिता पा रही है। दलित, आदिवासी और मुस्लिम वर्ग के बच्चों के स्कूल छोड़ देने के लिए अनेक कारण हैं। देश के अनेक भागों के, विशेषकर ग्रामीण और गरीबी क्षेत्रों में नियमित रूप से पढ़ने के लिए उचित स्कूल है, न ही शिक्षक। यदि विद्यालय घर के पास न हो और लाने जाने के लिए किसी साधन जैसी बस या वैन आदि की व्यवस्था न हो, तो अभिभावक लड़कियों को स्कूल नहीं भेजना चाहते। अभिभावक का आप मतलब जानते ही हैं क्या होते हैं, स्कूल भेजना नहीं चाहते हैं। कुछ परिवार अत्यंत निर्धन होते हैं और अपने सब बच्चों को पढ़ाने का खर्च नहीं उठा पाते हैं। ऐसे स्थिति में लड़कों को प्राथमिकता मिल सकती है। बहुत से बच्चे इसलिए भी स्कूल छोड़ देते हैं क्योंकि उनके साथ उनके शिक्षक और सहपाठी भेदभाव करते हैं, जैसा कि ओम प्रकाश वाल्मीकि के साथ हुआ था। अब पढ़ेंगे महिला आंदोलन है क्या चीज़, उसके बारे में जानने का कोशिश करेंगे कि ये है क्या चीज़। तो अब महिलाओं और लड़कियों को पढ़ाने का और स्कूल जाने का अधिकार है। अन्य क्षेत्र भी है, जैसे कानून सुधार हिंसा, स्वास्थ्य, जहां लड़कियों और महिलाओं की स्थिति बेहतर हुई है। ये परिवर्तन अपने आप नहीं आए हैं। औरतों ने व्यक्तिगत स्तर पर और
आपस में मिलकर इन परिवर्तनों के लिए संघर्ष किया है। इन संघर्षों को महिला आंदोलन कहा जाता है। आप समझ गए हैं कि महिला आंदोलन किसे कहा जाता है। तो इन बातों को एक बार आप पढ़ लेना दोस्तों, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। देश के विभिन्न भागों से कई औरतें और कई महिलाएं संगठन इस आंदोलन के हिस्से हैं। कई पुरुष भी महिला आंदोलन का समर्थन करते हैं। इस आंदोलन में जुटे लोगों का मेहनत, निष्ठा और उनकी विशेषताएं इसे एक बहुत सी जीवित आंदोलन बनाती है। इससे चेतना जागृत करने, भेदभाव का मुकाबला करने और न्याय हासिल करने के लिए विभिन्न रणनीतियों का उपयोग किया गया है। इसकी कुल झलकियाँ आप यहाँ देख सकती हैं। मतलब झलकियाँ को झलक भी कहा जाता है। झलकियाँ आप यहाँ देख सकते हैं। अब होता अभियान, होता है ना अभियान, उसके बारे में जानेंगे कि अभियान का तात्पर्य क्या होता है। भेदभाव और हिंसा के विरोध में अभियान चलाना महिला आंदोलन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब दोस्तों समझना, ये बात बहुत ही अच्छी बात बोल दिया गया है कि अभियान जो है ना, भेदभाव और हिंसा के विरोध में अभियान चलाना महिला आंदोलन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो अभियानों के फलस्वरूप नए कानून भी बने हैं। सन 2006 में एक कानून बना है जिससे घर के अंदर शारीरिक और मानसिक हिंसा को भोग रही औरतों को कानूनी सुरक्षा दी जा सके। ठीक है। इसी तरह महिला आंदोलन के अभियानों के कारण 1997 में सर्वोच्च न्यायालय ने कार्य के स्थान पर वे शैक्षणिक संस्थाओं में महिलाओं के साथ होने वाली यौन प्रताड़ना, इस शब्द को याद रखना दोस्तों। अभी इस शब्द को समझेंगे कि इसका तात्पर्य क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है। इसे उन्हें सुरक्षा प्रदान करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। अब कौन सा दिशा निर्देश जारी किए हैं उसके बारे में जानेंगे। एक और उदाहरण देखें तो 1990 के दशक में देश भर के महिला संगठनों ने दहेज हत्याओं के खिलाफ आवाज़ उठाई। सुनना दोस्तों, क्या कहा जाए, दहेज हत्या के खिलाफ आवाज़ उठाई। नवविवाहित युवतियों को अपने पति और ससुराल के लोगों द्वारा दहेज के लालच में मौत के घाट उतार दिया जाता था। महिला संगठनों ने इस बात की कड़ी आलोचना करी कि कानून अपराधियों का कुछ नहीं कर पा रहा है। इससे मुद्दे पर महिलाएं सड़कों पर निकल आई। उन्होंने अदालत के दरवाजे खटखटाए और आपस में अनुभव हुए जानकारियों का आदान प्रदान किया। अंततः यह समाज का एक बड़ा सार्वजनिक मुद्दा बन गया और अखबारों में छाने लगा। दहेज से संबंधित कानून को बदला गया ताकि दहेज मांगने वाले परिवारों को दंडित किया जा सके। जागरूकता बढ़ाना। अब इस शब्द को आप लोग जानते हैं, जागरूकता बढ़ाना क्या होता है। औरतों के अधिकारों के संबंधों में समाज में जागरूकता बढ़ाना भी महिला आंदोलन का एक प्रमुख कार्य है। गीतों, नुक्कड़ नाटकों और जनसभाओं के माध्यम से वह अपने संदेश लोगों के बीच पहुंचाता है। मतलब विरोध करना। जब महिला के हित में उल्लंघन होता है, जैसे किसी कानून अथवा नीति द्वारा, दो महिला आंदोलन ऐसी उल्लंघनों के खिलाफ आवाज़ उठाता है। लोगों का ध्यान खींचने के लिए रैलियां, प्रदर्शन आदि
असरकार तरीके हैं। बंधुत्व व्यक्त करना। बंधुत्व का मतलब आप लोग समझते ही हैं। न्याय के अन्य मुद्दों और औरतों के साथ बंधुत्व व्यक्त करना भी महिला आंदोलन का एक हिस्सा है। अब इन टॉपिक को इस तरह समझो, जो पॉइंट है ना, बंधुत्व व्यक्त करना क्या बोलता है, बंधुत्व व्यक्त करना भी क्या है, महिला आंदोलन का एक हिस्सा है। तो दोस्तों आज यहीं तक। अभ्यास प्रश्नों को करने का कोशिश करें ताकि बातें आपको अच्छी तरह समझ में आए। तो कुछ यहाँ शब्द दिए हुए हैं, थोड़ा सा इसे जान लेते हैं कि इसका अर्थ क्या होता है। शब्द संकलन। रूढ़िवादी धारणा क्या होता है उसके बारे में समझने की कोशिश करेंगे। तो कहता है जब विश्वास करने लगते हैं, जब हम विश्वास करने लगते हैं किसी विशेष धार्मिक आर्थिक क्षेत्रीय समूह के लोगों की कुछ निश्चित विशेषताएं होती हैं या केवल खास प्रकार का कार्य ही कर सकते हैं, तब रूढ़िवादी धारणाओं का जन्म होता है। जैसे इस पाठ में हमने देखा कि लड़कों और लड़कियों को अलग अलग विषय लेने के लिए कहा गया है, कारण उनकी रुचि न होकर उसका लड़का लड़की होना था, मतलब होना था। रूढ़िवादी अवधारणा हमें लोगों की उनकी व्यक्तित्व मतलब विशिष्टताओं के साथ देखने से रोकती है। अब हम लोग समझेंगे भेदभाव। भेदभाव शब्द से ही पता चलता है भेदभाव। भेदभाव तब होता है जब हम लोगों के साथ समानता व आदर का व्यवहार नहीं करते। यह तब होता है जब व्यक्ति या संस्थाएं पूर्वाग्रहों के ग्रसित होते हैं। भेदभाव तब होता है जब हम किसी के साथ अलग व्यवहार करते हैं या भेद करते हैं। अब पढ़ेंगे उल्लंघन। किसी का उल्लंघन कर दिया गया। जब कोई जबरदस्ती कानून तोड़ता है। अब समझ गए कि उल्लंघन का तात्पर्य क्या होता है। उल्लंघन जब कोई जबरदस्ती कानून तोड़ता है उसे उल्लंघन कहते हैं। या खुले रूप से किसी का अपमान करता है। खुले रूप से किसी का अपमान करना पहली बात, और दूसरी बात या कोई कानून जबरदस्ती तोड़ता है दूसरी बात हो गया। अब तीसरी बात, तब हम कह सकते हैं कि उसने उल्लंघन किया। खुले रूप से किसी का अपमान करना यह भी एक उल्लंघन है, और जबरदस्ती किसी कानून को तोड़ना। अब यौन प्रताड़ना क्या होता है इसके बारे में सीखेंगे कि यौन प्रताड़ना क्या होता है। इसका आशय औरत की इच्छा के विरोध। यौन प्रताड़ना मतलब इसका आशय औरत की इच्छा के विरोध उसके साथ यौन से जुड़ी शारीरिक या मौखिक हरकतें करने से है। अरे आप इस बात को इस तरह समझ लो। अब क्या कहता है, इच्छा। मान लिए उसकी इच्छा है क्या कि मुझे आज कहीं घूमने जाना है, आप उसको मना कर रहे हैं। इसी को यौन प्रताड़ना भी बोलते हैं, प्रताड़ना भी बोला जाता है। अब मान लिया वह जाने के लिए जाना चाहती है, आप बार बार उसे मना करते हैं, तो आप हाथापाई कर दिए, जुड़ी शारीरिक बात भी, मारपीट हो गई, या मौखिक से आप उसको भला बुरा भी बोल सकते हैं। ऐसी चीज़ को यौन प्रताड़ना भी कहा जाता है। तो दोस्तों आज यहीं तक। हम नेक्स्ट क्लास में अब पढ़ेंगे अध्याय 6। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।